एनडीटीवी राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए इस विशेष कवरेज में आपका स्वागत है। चुनाव के ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। मैसेज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले इसको जारी किया है। एक तरह से आप कहें तो जनता को संबोधित किया गया है। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, पहले ये सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, मैं अशोक गहलोत बोल रहा हूँ। आप कांग्रेस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। आपकी दिन रात की अथक मेहनत का ही नतीजा था कि 2018 में राजस्थान में सरकार बन सकी। आपके द्वारा ऐतिहासिक जनहितैषी योजनाओं को घर घर तक ले जाने के कारण कांग्रेस सरकार इस बार पुनः रिपीट हो सकती है। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगले 2 महीने हमें तमाम सभी आपसी मतभेद मनभेद भुला करके सिर्फ और सिर्फ पार्टी हित में लगना होगा। पुनः मिलकर हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी के विचारों को मजबूत कर कांग्रेस सरकार बन सके, इस पर संकल्प लेना होगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस बार चुनौती बहुत बड़ी है, देश के सामने भी पार्टी के सामने भी। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है हम लोग किस प्रकार से राजस्थान में कामयाब हों, जिससे कि पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा और आने वाला वक्त जो है उसमें हम तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने में कामयाब हो सकेंगे। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। धन्यवाद। ओ गली गली में गूंज रही आवाज यही दिल से। अशोक गहलोत साहब ने यह ऑडियो मैसेज दिया अपने कार्यकर्ताओं को। और जो सबसे बड़ी बात थी अशोक गहलोत का ये कहना है मुख्यमंत्री का कि उन्होंने कहा कि अगले 2 महीने आपसी मतभेद भुला करके काम करें। यानी उनको अंदाजा है कि जो कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं के बीच में मतभेद है वो पार्टी के हित के लिए नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत ने साफ कहा कि 2 महीने आपसी मतभेद भूल कर काम करें। दूसरी बात उन्होंने कही कि चुनौती बहुत बड़ी है, देश के लिए भी और पार्टी के लिए भी। ये ऐसे में राजस्थान को रास्ता दिखाना है। तो ये जो है ऑडियो संदेश जो है मुख्यमंत्री ने अपने कांग्रेस के और कार्यकर्ता भी हैं। और सीधे अपनी सहयोगी हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, बताइए, इस ऑडियो मैसेज में भी गहलोत साहब ने 2 महीने अपनी आपसी मतभेद भुला करके काम करने की बात कही है। क्या आपको लगता है कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच एकजुटता बनी रहे? देखिए मनोरंजन, मेरे को लगता है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है वो सिर्फ संदेश कांग्रेस के लिए नहीं लेकिन बीजेपी के लिए भी एक तरह से मान्य है अगर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि देखिए दोनों पार्टी में एक तरह से फैक्शंस हैं। कांग्रेस में जो अशोक गहलोत गुट है, सचिन पायलट गुट है। सचिन पायलट को मनाने के लिए वो जो यात्रा वगैरह निकाल रहे थे उसको मतलब अपने पार्टी के ही खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर जो यात्रा निकाल रहे थे, उस सब में लगता है कि उनको मनाने के लिए, प्लेकेट करने के लिए उनको सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया है। सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनने का मतलब ये है मनोरंजन कि वो उनको टिकट वितरण में उनका सीधा से रहेगा। तो वो उस तरह से ऑन बोर्ड आ गए हैं राजस्थान की डिसीजन मेकिंग में। अब क्या यही फॉर्मूला बीजेपी भी उसको अपना पाएगी या नहीं? क्योंकि देखिए हमको पहले खबर ये मिल रही थी कि बीजेपी की 40 लोगों की लिस्ट तैयार है, लेकिन बीच में अब बीजेपी बहुत ज़्यादा माइन्यूट एकदम स्ट्रैटेजाइजिंग पे चली गई है। काफ़ी क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं। नड्डा जी का यहाँ पर आना था, BL संतोष का यहाँ पर आना था, वो यात्राएं रद्द हो गई हैं। मीटिंग्स हो रही हैं दिल्ली में। और हमको अब समझ में आया है, जैसे अभी हमने यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ और CP जोशी से बात की है, तो वो नवरात्रों पर, नवरात्रे के पहले दिन पे या दूसरे मतलब जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे वो टिकट्स का अनाउंसमेंट कर लेंगे और उसमें करीब 50 टिकट्स का अनाउंसमेंट पहले चरण में हो जाएगा। तो बीजेपी के सामने भी यही चुनौती है जो आपने कहा है कि एकजुट रहना। अब देखिए बीजेपी ने कमल के फूल के चिन्ह पे चुनाव लड़ने का सोचा है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े MPs हैं, मिनिस्टर्स हैं, अगर वो MLAs का चुनाव लड़ लेंगे तो उतने ही ज़्यादा दावेदार तैयार हो जाएंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए।
तो आपस में जो प्रतिस्पर्धा है, कहीं ये प्रतिस्पर्धा जो है, जो कंपटीशन है, कहीं ये बीजेपी को अंदर ही अंदर कहीं डैमेज नहीं करे, ये एक बड़ी चुनौती रहेगी दोनों पार्टियों के सामने, ना सिर्फ बीजेपी लेकिन कांग्रेस भी। बीजेपी पे आएंगे हम, सीपी जोशी को भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात भी सुनवाएंगे, लेकिन हर्षा मेरा आपसे एक सवाल है, जो रिवॉल्विंग चेयर पॉलिसी जो है वो राजस्थान में देखने को मिलती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार कुछ अलग करने की कोशिश अशोक गहलोत ने की है, उस परंपरागत ढंग से ये चुनाव नहीं हो रहा, पहली बार शायद मुझे आप बेहतर बता सकती हैं कि कोई एक जो कंपनी है वो भी जो है रणनीति बना रही है, डिजाइन बॉक्स जो है, जिस ढंग से अशोक गहलोत ने अपना खजाना खोला, जिस ढंग से उन्होंने अपनी योजनाओं की घोषणा की, क्या उसका बेनिफिट अशोक गहलोत को या कांग्रेस को मिलेगा क्या? देखिए, इससे एक बेनिफिट मैं आपको साफ कह सकती हूँ कि अशोक गहलोत, अब लोग कहने लग गए हैं कि कांग्रेस फाइट में है राजस्थान में। नहीं तो पहले आपने और मैंने कई चुनाव यहाँ पर कवर किए हैं और हम हमेशा ये कहते थे कि रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स है, वंस बीजेपी वंस कांग्रेस। लेकिन इस बार पहली बार है मनोरंजन, हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस फाइट में है। और अगर आप आंकड़े देखें तो उनका जो वोट परसेंटेज था, जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल किए थे उन्होंने और बीजेपी में, उसमें 0.53% का अंतर है। यानी कि ये जो इलेक्शन है, अगर जरा सा भी इससे इधर से उधर स्विंग हुआ तो ये स्विंग जो है निर्णायक रह सकता है। और इसमें मनोरंजन एक बात और है कि जो समाज कल्याण की योजनाओं में हमेशा अशोक गहलोत बिलीव करते हैं, ताकि वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, फ्री मेडिसिन स्कीम हो, बुजुर्ग लोगों को पेंशन देना, महिलाओं को पेंशन देना, बुजुर्ग लोगों को यात्रा कराना, ये सब बातें हमेशा ही हुई है। लेकिन इस बार क्या फर्क है? इस बार फर्क ये है कि इसका मैसेजिंग हुआ है और डिजाइन बॉक्स को जैसे कंपनी को बुला के, मतलब जो अशोक गहलोत कभी एक टाइम था जब वो इंटरव्यू नहीं देते थे। जब मैं राजस्थान आई थी तो उनसे एक बाइट लेना बहुत मुश्किल होता था, और अब वो खुद अपना रिकॉर्डिंग करके सबके पास पहुंचता है। आपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले आउट किया है उनका, तो इतना अंतर आया है 20 सालों में जो हमने उनको कवर किया है। उन्होंने समझ लिया है कि जब तक आप मैसेजिंग नहीं करोगे, आप वोटर से आपको एंगेज करना है। अब मिशन 2030 के तहत उन्होंने कितने करोड़ लोगों से सुझाव लिए हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट से भी अनिवार्य था कि आप लोग सुझाव दीजिए। तो ये जो पीपल एंगेजमेंट है ना, इसको एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स अशोक गहलोत के हमेशा हैं और रहेंगे, लेकिन उन्होंने उसे एक मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने देख लिया है कि मैसेज करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मनोरंजन, इस बार क्या बदला है वो ये बदला है कि जो रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, ये जो बातें हैं, जो अब कांग्रेस कह रही है कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो ये क्यों कह पा रहे हैं? ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वो लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाए हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैसेज पर्कुलेट हो गया है, तो इसलिए हम आज की डेट में, हम लोग जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि भाई अब कांग्रेस फाइट में है राजस्थान में। और शायद मैंने ही नहीं, राहुल गांधी जी ने भी कहीं एक सेमिनार में कहा था कि कांग्रेस भी टक्कर में है राजस्थान में। एक और सवाल अब आपसे पूछूंगा, उसके बाद एक हमारे साथ राजीव तिवारी जी भी जुड़े। ये गुजर मीना कॉम्बिनेशन जो है वो कितना कारगर, पिछली बार बहुत कारगर रहा था, इस बार उसकी क्या स्थिति है? यदि हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के जो संबंधों को देखें, तो ये वोट बैंक जो पिछली बार गुजरों को लगा था कि उनका चांस, उनकी भागीदारी सत्ता में होगी, इस बार इसकी क्या स्थिति है? देखिए, सचिन पायलट को गुजर देख के एक नारा लगाते हैं और वो कहते हैं आई लव यू, आई लव यू, इस तरह से वो कहते हैं। तो आप देखिएगा कि एकमात्र लीडर जो गुजर्स का उभर के आया था वो सचिन पायलट था। और पिछली बार में बीजेपी ने 9 गुजर एमएलएस को टिकट दिए थे, एक भी नहीं जीता। इनफैक्ट सारे के सारे जो गुजर वोट थे वो बिल्कुल एक तरफा शिफ्ट हुए थे, इस उम्मीद में कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, और कांग्रेस की तरफ गए थे। अब आप उधर भी देखेंगे, अगर आप जो गुजर और मीना वोट बैंक है, अगर आप इसको दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखें, तो मीनाज भी एक ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर रहे हैं। और पिछले चुनाव में गुजर बहुल्य, मीना बहुल्य जो क्षेत्र है, जो ईस्टर्न राजस्थान है, वहां पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी कि वहां से तो बीजेपी एक तरह से वाइप आउट हो गई थी। तो ये जो जातिगत समीकरण है, ये अब इनकी तरफ बने रहे, ये कैसा होगा? तो इसलिए कांग्रेस ने एक और स्ट्रैटेजी निकाली है कि वो ईस्टर्न राजस्थान से ही वो ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट जो है, जो वहाँ के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वाटर सप्लाई करने की बात है, उसको लेकर 16 तारीख से
वो वहाँ से एक यात्रा निकालेंगे सिर्फ ये प्रोजेक्ट को लेकर, और ये बात कहेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट को लाना चाहते हैं लेकिन केंद्र इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा नहीं दे रही है, केंद्र इसके लिए पैसा नहीं दे रही है। तो ये एक तरह से गुजर मीना वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। अब इसको बीजेपी कैसे काउंटर करेगी? अगर सूत्रों के हवाले से हमको पता चल रहा है कि किरोड़ी लाल मीना, जो मीना स्ट्रांगमैन है, राज्यसभा में बैठे हैं, बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी, वो उनका ब्रह्मशस्त्र रहेगा इस एरिया में, ईस्टर्न राजस्थान में। राज्यसभा में बिठाने से उनको, बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उनको पूरी तैयारी है कि वो आएंगे और ईस्टर्न राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो गुजर मीना, जो मीना वोट है, वो अगर स्प्लिंटर हो गया तो फिर वो बीजेपी के फायदे में काम कर सकता है। जरूर, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। राजीव तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। आपका आकलन क्या है जिन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं? अशोक गहलोत साहब ने एक ऑडियो मैसेज दिया है जिसमें उन्होंने कार्यकर्ता को कहा कि 2 महीने तक जो है आपसी मतभेद बुला करके काम करें। चुनौती बहुत बड़ी है देश के लिए भी और पार्टी के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, चुनौती तो बड़ी है ही, और जो रिवाज बदलने की बात कांग्रेस और अशोक गहलोत कर रहे हैं, तो वो जब तक कार्यकर्ता एकजुट नहीं होंगे तो उस दिशा में उनको कोई लाभ मिल पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो कार्यकर्ताओं का एकजुट होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आज दिल्ली में फिर एक कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, और उसी में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा और हरीश चौधरी, ये सब लोग जो राजस्थान में रसूख रखते हैं पॉलिटिकल, तो वो सब आज उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद आज टिकटों पर भी काफी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि अभी तक दोनों ही पार्टियों में, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, टिकटों को फाइनल नहीं कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के पैनल्स के मतभेद बने हुए हैं। तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3-3 पैनल पहुंचे हुए हैं, तो उन पैनल्स पर चर्चा करके कैसे एक सर्वसम्मति बनाई जाए उम्मीदवारों पर, उस पर देखना होगा कि कैसे पार पाती हैं दोनों पार्टियां। बात राजीव जी, मुझे आपसे ये पूछनी थी, जो अभी हर्षा से बात हो रही, जो ईस्टर्न राजस्थान की बात हो रही है, जिस बार जो गुजर और मीना कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, उसको आप क्या देखते हैं? क्या पिछली बार की भांति इस बार भी ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है कांग्रेस को मदद करेगा, या फिर जो किरोड़ी लाल मीना की बात हो रही है, बीजेपी यदि उनको लाती है तो क्या इस समीकरण को डेंट कर सकती है? देखिए, किरोड़ी लाल मीना राज्यसभा के सदस्य जरूर बन गए हैं भाजपा से, लेकिन वो कहीं ना कहीं पहले वसुंधरा खेमे के माने जाते थे, उसके बाद वहां से उनसे विवाद हुआ, उसके बाद वो अपने अलग, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी, पार्टी के बाद वो फिर वापस आए, फिर राज्यसभा के उनको सदस्य बनाया गया। लेकिन पिछले चुनाव में आप देखिए कि उनके जितने उम्मीदवार थे, एक आध को छोड़ दें तो सभी हार गए। तो अब मीना बेल्ट में किरोड़ी लाल जी का कितना प्रभाव है और वो क्या कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाल पाएंगे। और गुजर समाज में भी जो किरोड़ी सिंह बैंसला, जो एक सर्वमान्य नेता थे गुजर समाज के, उन्होंने कई आरक्षण आंदोलन चलाए और पटरियों पर भी बैठे, और वो अब नहीं है, उनका निधन हो गया 3 साल पहले। और उनके जो बेटे हैं विजय बैंसला, वो उनकी जगह पे आए, लेकिन वो वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। तो अब सचिन पायलट का रोल इसमें बहुत बड़ा होगा, क्योंकि गुजर अभी भी उनको अपना एक मात्र नेता अब मान रहे हैं। तो सचिन पायलट का रुख, जो अभी तक के गहलोत के साथ मतभेद बने हुए थे, उसको कैसे पैचअप होता है, क्या होता है, आला कमान किस तरीके से उनको मनाता है, और उनको कितनी तवज्जो टिकट वितरण में मिलती है, वो सारी चीजें काउंट करेंगी। तो अभी भी जो ईस्टर्न राजस्थान का है, और गहलोत जी ने जो ये ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का जो एक अभियान छेड़ा है, तो और उस पर लगातार प्रधानमंत्री पर वो आक्रामक रहे कि साहब इनको राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं करी इन्होंने। तो इस सब का फर्क, ये जो 13 जिले हैं ईस्टर्न राजस्थान के, उसमें ईस्टर्न और साउथ राजस्थान के जो हैं, उसमें काफी फर्क जो है इस बार भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में लोग ज्यादा नजर आएंगे इन दोनों जातियों। जी, एक चीज, आप राजीव सर, आप और हर्षा, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो पहले आप दोनों को सुनवाता हूं। अरुण हर्ष को भी मैं देखना, अरुण जी जो है जोधपुर से जुड़े हैं, लेकिन पहले सीपी जोशी साहब जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि हम
अशोक गहलोत को विधानसभा की सीट बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। सरदारपुरा की जो सीट है, पहले सीपी जोशी साहब अध्यक्ष बीजेपी, उनको सुनते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम करेगी, पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और जनता ने भी तैयारी कर रखी है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को, नकारा सरकार को, जिसने 5 वर्ष तक, पौने 5 वर्ष तक कुर्सी बचाने के अलावा, अपने विरोधियों को निपटाने के अलावा, भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ वादे और नारे, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जनता ने इस सरकार की विदाई करने का मन बना लिया है। पीयूष जी, ये इस देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है और डिटर्मिनेशन है। चुनाव होते हैं, वापस लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं, जनता अपनी ताकत देखती है और काम के आधार पर वोट मिलता है। मैं लोगों से अपील करूंगा, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में, बीजेपी की सरकार सेंट्रल में, ईमानदार बनिए, तराजू ले लीजिए हाथ में। एक तरफ केंद्र की बीजेपी की सरकार के काम को रखिए, दूसरी तरफ कांग्रेस की राजस्थान की सरकार के काम को रखिए। हमारा काम अच्छा हो तो हमारे साथ आइए कांग्रेस के साथ, और जो हमने विश्वास के साथ, संकल्प के साथ जो काम किया है, वो काम सबको दिख रहा है। लोगों को रिलीफ मिलने लगा है। लोगों को जितना रिलीफ इस बार मिला उतना कभी नहीं मिला। लोगों में चर्चा है राजस्थान में कांग्रेस की योजनाओं की, पब्लिक वेलफेयर की, डेवलपमेंट की। लोगों में यहाँ तक नारे लग रहे हैं कि जो विकास को लाए हम उनको लाएंगे का नारा चल रहा है। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, तो हमने तो दिल से काम किया, सेवा की है। हमें 100% उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी 100% विन करेगी राजस्थान का चुनाव। भ्रष्टाचार को, जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। आपने देखा कि हमने आपको सुनवाया जो बीजेपी अध्यक्ष उनको, उसके बाद खाचरियावास साहब जो थे कांग्रेस के नेता, और फिर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आपको सुनवाया। अब सबसे बड़ा सवाल मेरा, हर्षा कुमारी सिंह और राजीव तिवारी जी दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षा, सबसे पहले ये कहा जा रहा गजेंद्र शेखावत भी चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि कई सारे मंत्रियों को, सांसदों को मध्य प्रदेश में टिकट दिया गया है। अब यदि गजेंद्र शेखावत को टिकट दिया जाता है तो वसुंधरा राजे सिंधिया कैसे रिएक्ट करेंगी और इसका क्या मतलब होगा? हर्षा, पहले आपसे, उसके बाद राजीव जी के पास जाएंगे। देखिए मनोरंजन, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चर्चा है और मैंने प्रहलाद जोशी से ये डायरेक्टली सवाल पूछा भी था। आप जानते हैं कि प्रहलाद जोशी जो हैं वो पार्टी इंचार्ज हैं राजस्थान के लिए, और उन्होंने साफ कहा है कि बिल्कुल हम एमपी के तर्ज पर राजस्थान में भी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उन पर हम चुनाव लड़वाएंगे। मैंने राजेंद्र राठौड़ से अभी पूछा कि क्या आप टफ फाइट देने को तैयार हैं, कि हम बिल्कुल हर सीट पर टफ फाइट देंगे। और सीपी जोशी का भी मैंने उन इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले किया और उन्होंने भी कहा कि हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी ऐसा उम्मीदवार खड़ा करेंगे कि वो दूसरी सीट पे लड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये साफ है कि ये तभी हो पाएगा जब वो कोई एमपीज को टिकट देंगे, और इसमें ना सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत लेकिन कई ऐसे एमपीज के नाम आ रहे हैं, जैसे बाबा बालकनाथ है, सुमेधानंद जी हैं, सीकर से हैं, या सीपी जोशी खुद है, या दिया कुमारी हैं। ये लोग सब जो हैं बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं। एमपीज का अपना सीट तो है ही उनके पास। किरोड़ी की बात अपन ने की थी, राज्यसभा एमपी है, वो भी एमएलए का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दर्जन हाफ दर्जन तो एमपीज को वो चुनाव लड़ाएंगे टफ सीट्स में, और जो कांग्रेस के कदावर नेता हैं उनको घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये काफ़ी क्लियर है। अब कौन कैसे रिएक्ट करेगा मनोरंजन, ये देखना आगे होगा। बीजेपी हर तरह का प्रयास कर रही है कि वो वसुंधरा राजे को सम्मानित तरीके से अपने साथ लेकर चले। मुख्यमंत्री का चेहरा वो भले ही उनको घोषित नहीं कर रही है, लेकिन सम्मान पूरा दे रही है। स्टेज पे बिठाते हैं, प्रधानमंत्री के बगल में बिठाते हैं। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत उनसे करी। हर जगह जब परिवर्तन यात्रा फ्लैग ऑफ हुआ था उन्होंने शुरुआत वसुंधरा राजे के साथ करी। वसुंधरा राजे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ये देखना आगे होगा। अभी थोड़े दिन पहले वो बाड़मेर गई
थी, कहीं कहीं देव दर्शन के लिए निकली थी। तो वो जब देव दर्शन करती हैं उसके सियासी मायने क्या रहते हैं ये देखना आगे होगा। अभी तो चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। हमें सुनने में आ रहा है कि जैसे ही नवरात्रा शुरू हो जाएगा बीजेपी की टिकट लिस्ट, पहली टिकट लिस्ट भी आउट हो जाएगी और उसके बाद में किस तरह से पॉलिटिकल हमको ये जो रैमिफिकेशंस हैं या पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं, किस तरह से लोग पॉलिटिक मैसेजिंग करते हैं, चाहे वो देवदर्शन यात्रा हो या और भी कुछ हो, उसको मैं फिर हर्षा देखना समझ आगे। रहा हूँ जो आप बोलना चाह रही हैं, जो आप नहीं बोल पा रही हैं और जो आप समझाना चाह रही हैं, मैं समझ रहा हूँ। राजीव जी के पास चलते हैं। राजीव जी आप बताइए, यदि गजेंद्र शेखावत जी या अन्य जो सांसद चुनाव लड़ते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया कैसे रिएक्ट करेंगी? इस लिहाज से यदि बातचीत की जाए तो बीजेपी के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, सांसद चुनाव लड़ेंगे या उनको नहीं लड़ाया जाएगा ये तो टिकट की घोषणा के बाद मालूम पड़ेगा, लेकिन जो संकेत अभी तक मिले हैं और एमपी में जिस तरीके से सूचियां जारी हुई हैं उससे लगता है कि राजस्थान में भी कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। दिया कुमारी की जैसे बात है तो वो जयपुर में सक्रिय हो चुकी हैं, कई कार्यक्रमों में भाग भी लिया है उन्होंने और लगता है कि उनको हवा महल या किशनपोल कोई एक सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो वसुंधरा राजे का जहां तक है कि ये उनका जो रुख है वो इस पर निर्भर करेगा कि उनके कितने समर्थकों को टिकट मिलता है। सांसद चुनाव लड़ते हैं उससे उनको इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि उनको उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलने से पड़ेगा। तो और बहुत यही एक वजह है कि वो ज्यादातर आपने देखा होगा कि किसी भी परिवर्तन यात्रा में वो उद्घाटन समारोह में जिस दिन उनकी लॉन्चिंग थी उस दिन तो वो शामिल हुई, लेकिन उसके बाद उनका कहीं कोई रोल नहीं रहा। जबकि पिछली बार जो परिवर्तन यात्रा उन्होंने चलाई थी तो उसमें पूरे राजस्थान में वो अकेली घूमी थी और उसका भाजपा को लाभ भी मिला था। तो पिछली बार भी यही हुआ था कि भाजपा ने उनका नाम घोषित नहीं किया तो वो 10-15 सीट पीछे रह गई जी। और इस बार भी अगर मेरे को जहां तक लगता है कि कोई एक नाम सिर्फ कमल के फूल या नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतना अब राज्यों में मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो युवा वोटर है वो चाहता है कि हमारे स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय नेता के द्वारा को हम चुने और उसी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें। तो ये सारी चीजें हैं जो भाजपा में सबसे बड़ा इस समय कारण बन रही हैं, जो टिकट के लिए जो मतभेद पैदा हो रहे हैं या जो अलग अलग क्षेत्रों में के नेताओं में जो ये एक भावना आ गई है कि हम बन जाएंगे विधायक दल के नेता या मुख्यमंत्री। तो उस रेस को कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को खत्म करना पड़ेगा, एक सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। वोट में भी वसुंधरा राजे को जो प्रत्याशियों की सूची है उसमें भी कहीं ना कहीं महत्व देना होगा। खाली अपने पास बिठा लेने से और उनको तवज्जो नहीं बैठाने से ही सारी चीजें हल नहीं हो जाती। उनको उस हिसाब से उनके स्ट्रेचर के हिसाब से उनको तवज्जो भी देनी पड़ेगी। देखिए एक सवाल आप दोनों से पूछना चाह रहा हूं, मुझे मालूम हर्षा को जाना, हर्षा आपसे और राजीव जी आपसे भी, फिर अरुण हर्ष के पास चलूंगा। यदि अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत होता है तो कितना बड़ा इलेक्शन होगा वहां जोधपुर में, सरदारपुरा में? हर्षा। देखिए अच्छा जी आप जी देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर चर्चा चल रही है कि सरदारपुरा से अशोक गहलोत को हो सकता है कड़ी चुनौती मिले और वो गजेंद्र सिंह शेखावत के रूप में मिल सकती है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और इसमें फिर मनोरंजन, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री है वो एक और सीट पे चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए भी चर्चा चल रही है। चाहे वो वेस्टर्न राजस्थान में ही लड़े, ये शायद क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है तो इसमें चर्चा चल रही है। जैसे जालौर में सीट है या बीकानेर में सीट है, ये चर्चा चल रही है। और अभी सीपी जोशी ने हमें यही बात कही थी कि वो दूसरी सीट तलाशने पे मजबूर हो जाएंगे जी। तो ये बिल्कुल एक बड़ी चर्चा है इस राजस्थान के इस चुनाव में, बहुत बड़ा पॉलिटिकल बज है ये। जरूर राजीव जी, यदि मुख्यमंत्री दूसरी सीट की तलाश करते हैं तो फिर तो अच्छी शुरुआत नहीं मानी जाएगी। नहीं, अगर वो दूसरी सीट की ओर जाएंगे तो उनको जो लाभ मिलना होगा वो भी नहीं मिल पाएगा। उनको सरदारपुरा में अगर गजेंद्र सिंह सामने खड़े होते हैं तो उनको
पब्लिक सिंपैथी मिलेगी वहां पे कि देखिए मोदी जी के पास कोई और कैंडिडेट नहीं था, इसलिए केंद्रीय मंत्री को सामने लाके Very good. रखा है इनके। चलिए। तो गहलोत जी बिना वहां प्रचार के भी जीत सकते हैं। ठीक गजेंद्र सिंह के खिलाफ उन्होंने पहले ही वो जो फाइनेंशियल कंपनी वाला जो एक घोटाला था उसको लेकर पूरा जोधपुर में माहौल बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और सरदारपुरा में जो जातिगत वो भी है समीकरण, अगर अपन देखेंगे तो वो गहलोत जी के पक्ष में बैठता है। जरूर जरूर जरूर। आप दोनों को का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अरुण हर्ष के पास चल सकते हैं। अरुण जी, आप बताएं, आप तो ग्राउंड पे खड़े हैं, यदि जो है सरदारपुरा में अशोक गहलोत बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत होता है, कितनी बड़ी लड़ाई होगी ये? देखिए मनोरंजन, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का नाम और सरदारपुरा सीट की जो चर्चा की जाती है उसमें लगातार पूरे देश की निगाहें रहती है, लेकिन इस बार जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि चर्चा के अनुसार गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत के सामने उतारा जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो लेकिन उसकी तरफ से जो कांग्रेस के हमने कई जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत की थी, उनका जोश बड़ा हाई है कांग्रेस का। कांग्रेस ये कह रही है कि मुख्यमंत्री को पूरा जोधपुर ही नहीं, सरदारपुरा सीट ही नहीं, प्रदेश में कहीं भी उतार देंगे तो मुख्यमंत्री जीत जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस बार जिस तरह का कार्य किया है, चाहे कोरोना के समय का हो और उसके बाद की तमाम वो योजनाओं को लेकर, तो कह सकते हैं जनता कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ये कांग्रेस का दावा है। वहीं बात अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की जाए मनोरंजन, तो उनकी तरफ से ये दावा है कि अगर जिस तरह से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सेंट्रल में इतने पावरफुल नेता है, जोधपुर के हैं और कद्दावर नेता है, लेकिन कह सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से जब हमने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था पिछले दिनों में, जब उन्होंने कहा था कि पार्टी जहां से भी टिकट देगी उसके लिए वो तैयार है, और अगर पार्टी कहेगी कि संघ में कोई कार्य करना है तो वो संघ में कार्य करने के लिए भी तैयार है। यानी कि उनको अगर जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से और पार्टी की तरफ से दी जाती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए जोधपुर से तैयार है, सरदारपुरा सीट से। मनोरंजन, मैं पूछ रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव में गहलोत के बेटे चुनाव हार गए थे शेखावत साहब से, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग था, ये विधानसभा का चुनाव अलग ढंग से होगा, जनता अलग अलग रिएक्ट करेगी? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बात की जाए तो जो मतदान करते हैं, लोकसभा चुनाव का एक परिदृश्य अलग होता है, वो पूरे देश को लेकर होता है। अगर बात की जाए जिस तरह से वैभव गहलोत को हराया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा, करीब 4 लाख से ज्यादा वोटों थे, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तमाम जो प्रदेशवासी है, मुख्यमंत्री की योजनाओं को लेकर हमने जिस तरह से पिछले दिनों कई इलाकों में दौरा किया था, हमने कोई रिपोर्ट दिखाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट, तो लोग संतुष्ट नजर आ रहे थे। और मुख्यमंत्री का गृह नगर है सरदारपुरा से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीतते आ रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो जिस तरह से राजीव सर बता रहे थे कि सरदारपुरा में जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वो एक अलग तरह का वोट बैंक है और उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को सहन लगाना भारी पड़ेगा। लेकिन कह सकते हैं अब अगर दोनों दिग्गजों को, यानी कि इसके अलावा बात अगर की जाए गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा, पिछले दिनों चर्चा ये भी चली थी मनोरंजन के वसुंधरा राजे को भी जोधपुर उतारा जा सकता है, लेकिन उसकी अभी कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर जो चर्चा चल रही है उसको लेकर कह सकते हैं कि कांग्रेस की कार्यकर्ता एकदम से मुस्तैद है। उस तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज आचार संहिता लगने के बाद तमाम कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दिया है कि वो लोग चुनाव में जुट जाए, चुनाव की जो तैयारी है, आचार संहिता लग चुकी है, तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री का जो पहले से प्लान चल रहा था और उन्हें भी ये अंदेशा है कि किस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत को उनके गृह क्षेत्र में सरदारपुरा में उनके सामने उतारा जा सकता है, उसको लेकर उन्होंने पहले से रणनीति बना रखी है। और वोटर संख्या जिस तरह से बात की जाए तो मुख्यमंत्री के सरदारपुरा सीट पर जिस तरह से समीकरण बने हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री गहलोत है जो ज्यादा पावरफुल नजर आते हैं। मनोरंजन जी अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये एक हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि क्या जो राजस्थान की चुनावी जंग की तस्वीर जो है क्या बन सकती है इस कवरेज में। और आपको बता दूं कि अभी की सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है बीजेपी की तरफ से आ रही है, जैसे ही चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई, अब बीजेपी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवरात्रि के वक्त जो है वो बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। नवरात्रि में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। ये जो है नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौर जो हैं उन्होंने ये संकेत दिया है कि हमारे सहयोगियों को, क्योंकि अभी तक जो है राजस्थान में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या वहाँ पर जो है जो सांसद हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा कि नहीं लड़ाया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने यही फार्मूला अपनाया है। अब जो है
बीजेपी की लिस्ट जो है राजस्थान की कब आएगी, इस पे काफ़ी चर्चा हो रही थी। अब जो है बीजेपी के नेताओं ने ये संकेत देना शुरू किया है कि नवरात्रि में जो है बीजेपी अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी संकेत दिए। जो नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी के राजेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने भी ये संकेत दिए हैं। तो ये बड़ी खबर जो है वो राजस्थान बीजेपी से आ रही है। आपको बता दूं अभी तक जो है बीजेपी ने राजस्थान में ना ही कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, ना ही ये साफ किया है कि किसके नेतृत्व में बीजेपी वहाँ पे चुनाव लड़ेगी। अभी तक बीजेपी का यही कहना है कि जो उनका जो सिंबल है पार्टी का कमल का फूल, उसी को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी और चेहरे के रूप में जो है प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन ये राज्य का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है। दिक्कत ये है बीजेपी के पास कि वो तय नहीं कर पा रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, इसको लेकर के उहापों की स्थिति बीजेपी में बनी हुई है। तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस की तरफ से साफ है कि अशोक गहलोत जो है लीड करेंगे। आज दिल्ली में जो है कांग्रेस के कार्य समिति की बैठक हो रही है, जो कांग्रेस के में सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसकी बैठक है। उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत दिल्ली आए हुए हैं। उन्होंने एक ऑडियो भी रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं से कि 2 महीने आपसी मतभेद भूलकर काम करें। ये चुनौती बहुत बड़ी है देश के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। तो सीएम ने जो अपनी बात कही है, उसके बाद सीपी जोशी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना जिसका एक तरह से अशोक गहलोत का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि गहलोत अपना घर संभालें, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीएम गहलोत जो हैं उन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी की है। तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जा रहे हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरह से सीएम ने एक ऑडियो संदेश दिया है, क्योंकि वो दिल्ली में है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, और उस ऑडियो संदेश के जवाब में बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कहा है कि कांग्रेस जो है जनता से वादा खिलाफी कर रही है और अशोक गहलोत अपना घर संभालें। क्या कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, वो अपना घर संभाल ले, उनको अपना घर देखना चाहिए। जिनके विधायक और मंत्रियों को जिनकी सीआईडी और जिनकी फ़ोन टैपिंग करके उनको जहाँ देखना पड़े, वो अपने घर को देखना चाहिए। उनके विधायक मंत्री ही उन पर भ्रष्टाचार और दुष्कर्म के आरोप लगा रहे हैं। तो अब सीधे हर्षा के पास चल सकते हैं। हर्षा, अब जो तुरंत जवाब आ गया है, जो मुख्यमंत्री ने जो ऑडियो मैसेज दिया था, अब जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि गहलोत साहब अपना घर संभालिए आप, और आपने वादा खिलाफी की है जनता के साथ। तो अब ऐसा लगने लगा है कि राजस्थान में भी चुनावी रंग जो है अब गहरा होता जा रहा है। अब जो है असली चुनाव एक तरह से शुरू हुआ है, हम कह सकते हैं राजस्थान में। जी बिल्कुल मनोरंजन, आप सही कह रहे हैं। जो सीपी जोशी यहाँ पर अभी भी इनफैक्ट बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं और कुछ पीछे एक मीटिंग भी ले रहे हैं वो लोगों से। तो ये बात साफ है कि देखिए जो बीजेपी की रणनीति है वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं कांग्रेस के, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने सीटों में इस तरह से घेरो कि उनको मुश्किल हो जाए, वो बाहर मतलब निकलने में उनको मुश्किल हो जाए। क्योंकि देखिए अशोक गहलोत सबसे लोकप्रिय चेहरा है कांग्रेस का, और वो जितना ज़्यादा प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा कांग्रेस के फायदे में रहेंगे। लेकिन आप उसको अपने घर में ही घेर लेंगे तो फिर एक तरह से मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। तो ये बिल्कुल देखिए, बीजेपी ना सिर्फ नैरेटिव पे चुनाव नहीं लड़ती है, टैक्टिक्स पे चुनाव लड़ती है। और जैसे आपने सुना, जब मैंने सीपी जोशी से पूछा तो वो उनका जो नैरेटिव है कांग्रेस के जवाबी नैरेटिव है, जवाब में नैरेटिव है। उनका नैरेटिव नहीं है जैसे कांग्रेस का नैरेटिव है कि कांग्रेस ने काम किया दिल से, है ना, अशोक गहलोत फिर से या कांग्रेस फिर से, उस टाइप का नैरेटिव नहीं है। उनका नैरेटिव है नहीं सहेगा राजस्थान, जो एक तरह से एक जवाबी नैरेटिव है। अपने आप का उनका कोई नैरेटिव नहीं है।
तो बीजेपी जो है ना बड़ी माइन्यूटली टैक्टिक्स पे काम करती है, काफी बड़े चेहरों को उतारेगी इस चुनाव में, लेकिन जो है ज्यादा उनका जातिगत गणित। हर्षा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के बातों का जवाब दे रही है, वो खुद सवाल जो आगे बढ़ के एज ए अपोजिशन होना चाहिए था वो नहीं होकर के वो कांग्रेस के बातों का जवाब दे रही है, उसको उसके एक तरह से उसको फॉलो कर रही है। तो ये एक, क्या इसके पीछे ये माना जाए कि अभी तक बीजेपी में लीडरशिप का मामला जो है वो सेटल नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप जैसे हम लोग विश्लेषण और एनालिसिस कर रहे हैं वो यही हो रहा है कि बीजेपी के पास अपने आप का एक नैरेटिव नहीं है और वो उनके पास वो डिफेंसिव खेल रही है। तो अगर आप देखें तो सब लोग इस तरह से कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का है उसका जवाब दे रही है, और यहाँ तक कि भाई अशोक गहलोत ने एक शगुफा कह सकते हैं कि बीच में छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि आप बीजेपी वालों से पूछिए कि अगर वो पावर में आते हैं तो मेरी स्कीमों को बंद तो नहीं कर देंगे, और वही प्रधानमंत्री ने उठाया और उन्होंने जवाब दिया कि हम आपकी स्कीमें बंद नहीं करेंगे लेकिन हम भ्रष्टाचार की पोल खोल के रखेंगे। तो इसका मतलब है कि हर चीज़ में बीजेपी भी वो काउंटर नैरेटिव पे ही चल रही है, और इसलिए भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लीडरशिप का जो सवाल है, तो लीडरशिप का सवाल बीजेपी में बिल्कुल रिजॉल्व नहीं हुआ है। कम से कम 8 कंटेंडर्स हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, और अगर ये लीडरशिप का इशू, अगर सब लोग कमल के निशान के पीछे नहीं आ पाए एकजुटता से, तो ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको सिर्फ कांग्रेस का ही सामना नहीं करना है, लेकिन अपने अंदर भी जो पार्टी में अगर कोई डिविजन्स है, फॉल्ट लाइंस हैं, तो उनको भी उससे निपटना पड़ेगा। जी हर्षा, आप बने रहिए। हमें बताया जा रहा है जैसलमेर से श्रीकांत व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप जहाँ हैं इस क्षेत्र में क्या स्थिति है चुनावी जंग की, कुछ यदि आप हमारे दर्शकों को साझा करना चाहें। जी मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक जैसलमेर और दूसरी पोखरण, जिसमें इस बार दोनों ही कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि पोखरण से जो है वो 2 धर्मगुरु आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। ऐसी बात जो अब तक सामने आई है। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और पोखरण के विधायक जो है वर्तमान विधायक शाले मोहम्मद, और उनके सामने जो है वो तारा मठ के जो महंत है प्रतापपुरी। पिछली बार इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर रही थी, और इस कांटे की टक्कर में कांग्रेस ने जो है वो चंद सैकड़ों वोटों से जो है वो जीत हासिल की। तो ये सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ जो है वो सनातन धर्मगुरु और महंत प्रतापपुरी है, तो दूसरी यार जो है वो जो है सिंधी मुस्लिम जो समुदाय है उनके जो धर्मगुरु और उनके जो है विशेष लोगों में माने जाने वाले जो गाजी फकीर के बेटे हैं, अब वो खुद उस पदवी पर है शाले मोहम्मद। इस बार हालांकि गाजी फकीर के नहीं होने का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उस सभी को जो है डैमेज को कंट्रोल जो है वो शाले मोहम्मद खुद कर रहे हैं, और खुद इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो तैयारी कर चुके हैं। पहले सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो उसका भी काफी फायदा जो है मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं जो है हिंदुत्व कार्ड इस बार कितना काम कर पाएगा, इसको लेकर बीजेपी भी जो है वो आश्वस्त नजर आई है। हालांकि पब्लिक जो है वो अभी तक मौन है। और बात करें जैसलमेर कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो इस बार ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस में दावेदारों और भाजपा में जो दावेदारों की बढ़ती संख्या है वो इसे इंटरेस्टिंग बना रही है, क्योंकि भाजपा में अभी तक किसी भी सीएम के चेहरे को क्लियर नहीं किया गया है। तो जितने भी सीएम के चेहरे प्रदेश में हैं उन सभी के एक एक नेता जो है टिकट मांग रहे हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो वर्तमान विधायक जो पिछली बार बड़े मार्जिन से जीते थे, लगभग 29,900 के आसपास वोटों से उन्होंने पिछली बार कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल की थी, तो वो अपनी टिकट पक्की मांगकर जो है मानकर बैठे हैं। दूसरी ओर जो भाजपा के गद्दावर नेता थे जसवंत सिंह जसोल, जो कि वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय संभाल चुके हैं, उनके बेटे जो भाजपा का हाथ छोड़कर जो है इस बार कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, और पिछले इलेक्शन में जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़े थे, वो इस बार कांग्रेस से जैसलमेर विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, और उनका भी काफी जो प्रभाव है इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। बाड़मेर और जैसलमेर से वो सांसद भी रह चुके हैं और शिव विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, तो उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, भाजपा से कांग्रेस में आने के बावजूद भी कई भाजपा के ऐसे नेता है जो
इंटरनली उनका समर्थन करते हैं, ऐसी कई बार बातें सामने आती रही है। तो कांग्रेस में जो है वो अभी तक टिकट की जो जंग है वो काफी कशामश भरी है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधायक रूपाराम धनदेव जो मेघवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, अगर उनकी टिकट करती है तो क्या समीकरण बनेंगे। भाजपा में जो लगातार पूर्व विधायक जो है, जो 2 बार के विधायक रहे, पिछली बार टिकट काट दी गई, वसुंधरा के खास माने जाते हैं, इस बार उन्हें टिकट मिलती है नहीं मिलती है। दूसरी और राज परिवार जो है वो मैदान में है। राज परिवार भाजपा की ओर से जो है ठाकुर विक्रम सिंह नाचना इस बार प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, शहर का काफी समर्थन उनके साथ है। दूसरी ओर जो है वो भाजपा से पूर्व विधायक रहे, हालांकि 30,000 मतों से पिछली बार हाले सांग सिंह भाटी, वो भी टिकट मांग रहे। तो जो गुत्थी है वो सुलझने का नाम ले रही है, गूंजती जा रही है, क्योंकि जब प्रदेश में चेहरा क्लियर नहीं हो पाया है तो स्थानीय नेताओं में जो है वो एक हड़बड़ी सी मची है। हालांकि अब जो है आचार संहिता। व्यास जी, श्रीकांत आपको रोकता हूं, हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, आपके पास कोई मेहमान है, बातचीत करें। जी, मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान है, अत्तर सिंह भडाना जी। पहले वो पूर्व विधायक रह चुके हैं भरतपुर से और अभी वो सह प्रभारी हैं अजमेर संभाग के। गुर्जर लीडर है, बहुत एक्टिव लीडर है, इसलिए। और आप जैसे कह रहे थे, जो सवाल था अत्तर सिंह जी, पिछली बार आप लोगों ने 9 टिकट दिए थे गुर्जर समुदाय के लोगों को और एक सब हार गए थे, क्या कारण रहा था? वो गुर्जर उस वक्त सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना रहे थे। आम गुर्जर को लग रहा था कि जीवन में पहली बार एक मौका मिला है कि हमारा बीच से कोई आदमी मुख्यमंत्री बने, इसमें वो सब बह गए। तो और आपने कितने टिकट्स दिए थे जी? आप लोगों ने कितने टिकट दिए थे पिछले चुनाव में गुर्जरों को? 9 टिकट ही दिए थे। 9 टिकट दिए थे और एक भी नहीं जीता। अत्तर सिंह जी, अब इस बार, क्योंकि आप देखिए अजमेर में भी हैं आप, अजमेर संभाग इंपॉर्टेंट संभाग है, समुदाय का भी वोट है और एक तरह से बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है, तो इस बार क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि गुर्जर वोट जो है ना वो बहुत निर्णायक है इस चुनाव में। देखो, गुर्जर ने जिस बात से वोट दिया था उनको वो तो नहीं मिला, उसके साथ उनको पूरी तरह से सजा और प्रताड़ना मिली है, उनके साथ धोखा हुआ है। और धोखा भी इस किस्म का कि उनको कहाँ तो अपना पूरा मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री बनने के बजाय उनको उनकी हिस्सेदारी न बन के बल्कि वो टारगेट किए गए कि भाई बिल्कुल गुर्जरों को तो इनको हिसाब चुकता करना है। तो अब गुर्जर भी इस बार कांग्रेस से हिसाब चुकता करेगा। और ये तो उन्होंने 19 में ही जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो गुर्जर ने 25 की 25 सीट देने में करके उसका जवाब दिया था, लेकिन असली जवाब अब 23 में 23 को ही देगा गुर्जर। और वो पूरा मन बनाए बैठा है कि जो गुर्जर ने उसके साथ धोखा दिया है उसका वो हिसाब चुकता करे। हम लोग जब मालेश्वरी गए थे इसलिए हमने देखा था कि ये जो वोट बैंक कितना अहम है। मालेश्वरी अपने जो मंदिर है बहुत आप लोग का एक तरह से आप उसको मानते हैं बहुत ज़्यादा। सवाई भोज का जो जन्म शताब्दी थी उस पे गए थे, तो उसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुद आए थे वहाँ पे और वहाँ पर ये सारी बातें हुई थी जो वोट बैंक के जो हम पॉलिटिक्स। तो ये अहम वोट बैंक है, कितना प्रतिशत आप मानेंगे हिस्सा और कौन सी सीट्स पे निर्णायक है ये? देखिए, निश्चित तौर से इस बार कांग्रेस के खिलाफ है। गुर्जर मूल सोच से राष्ट्रवादी है, उसके सारे विचार भाजपा से मिलते हैं। काफी आर्मी में भी जाते हैं, आर्मी में भी जाते हैं, मुगलों से भी लड़े, अंग्रेजों से भी लड़े, देश के साथ उन्होंने बलिदान में साथ रहे हैं। बागी भी होते हैं, माफ कीजिएगा पर ये मेरे को डकॉर्ट्स भी रहते हैं गुर्जर, पर बागी, उनको बागी कहते हैं। नहीं, अगर हमको अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो हम बागी थे। अच्छा, मुगलों के खिलाफ लड़के हम जंगलों और पहाड़ों नदिया दरिया के किनारे चले गए तो हम निश्चित तौर से बागी थे। आज भी किसी हर विरोध का, अन्याय का विरोध करने के वक्त हम पक्के बागी होते हैं। और इस बागी का उदाहरण 19 में पार्लियामेंट में मिल गया और 23 में 23 तारीख को पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में मिलेगा, ये आप निश्चित होकर बात करें। अच्छा मनोरंजन, एक सवाल सिर्फ गुर्जर वोट बैंक पे नहीं, वो तो निर्णायक रहेगा ही, लेकिन क्योंकि अत्तर सिंह जी भरतपुर से भी वहां पर लड़े थे चुनाव, जो पूरा ईस्टर्न राजस्थान है अत्तर सिंह जी आपके लिए वीक है। आई नो कि आपको अजमेर दिया गया है, लेकिन ईस्टर्न राजस्थान से आपने राजनीति की है, आपकी पृष्ठभूमि है वो राजनीति के लिए। ईस्टर्न राजस्थान वीक है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? और अभी कांग्रेस वहां से ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट को लेकर एक यात्रा भी शुरू कर रही है, आपको उस पे घेरने की तैयारी है। ये बात सब आप और मैं और सब जानते हैं कि जिन आशाओं आकांक्षाओं के साथ कांग्रेस को बनाया था, कांग्रेस आम जन की बात को भूल करके, निश्चित तौर से विकास को भूल करके वो दिल्ली से राज को चलाने में और
राज के दलालों ने भ्रष्टाचार फैलाने में। देखिए राहुल गांधी का यात्रा भी निकली थी ईस्टर्न राजस्थान से, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा वहां पे हुआ है, कहाँ जहाँ पे भी निकली थी। और फिर जो गुजर मीना वोट बैंक है, जो कहते हैं चोली दामन का साथ है, तो ईस्टर्न राजस्थान में स्ट्रैटेजी क्या रहेगी बीजेपी? नहीं, स्ट्रेटेजी पूरी तरह से है। इस बार सभी कांग्रेस ने ईस्टर्न राजस्थान के साथ जिस तरीके से जिस बनाया था वैसा उन्होंने कोई भी ना विकास किया ना उनका साथ दिया, उनको उपेक्षित किया है और उनके साथ धोखा हुआ। कौन सा बड़ा चेहरा किरोड़ी जी को आप लड़ाएंगे चुनाव वहां से? अब ये तो पार्टी अपने आप में तय करेगी। हमें तो जो कमल का निशान है उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अतर सिंह जी बता नहीं रहे हैं लेकिन सब जानकारी है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुजर अहम गुजर नेता हैं बीजेपी के लिए, स्ट्रैटेजिस्ट हैं और अभी उन्हें अजमेर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ये थे बता रहे थे कि किस तरह से जो गुजर वोट बैंक है वो, जैसे हम कह रहे हैं मनोरंजन, ये बहुत निर्णायक रहेगा और खासकर ईस्टर्न राजस्थान में। और इसी को देखते हुए आप देख रहे हैं कि अशोक गहलोत ने कल ही ऐलान किया है, जब वॉर रूम में बैठक हुई थी, कि ईस्टर्न कैनाल रेलवे, जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको लेकर 16 तारीख से वहां पर वो एक यात्रा शुरू करने वाले हैं। जरूर हर्षा, आपने मौके पे जो है अतर सिंह जी को पकड़ लिया और सवाल दाग दिए। जाने से पहले एक बार मैं श्रीकांत के पास भी जाना चाहूँगा। श्रीकांत, अब चुनाव की बातें बहुत कर ली। इसी साल मैं फरवरी में गया था, पोखरण भी गया था, जैसलमेर भी गया था। अभी वहाँ का मौसम क्या है? चुनावी मौसम नहीं, मैं मौसम की बात कर रहा हूँ, वेदर की बात कर रहा हूँ। इन दिनों चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन मौसम भी कुछ वैसा ही है। अब परिवर्तन है, कुछ मौसमी बीमारियों का भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अब जो धूप छांव का खेला है वो दिन भर चलता है, कभी बादल छुपा देते हैं, कभी धूप बादलों को छुपा देती है, ऐसा मौसम है। और अब जो है टूरिस्ट आना शुरू हो चुके हैं, उनके अनुकूल मौसम जो है अब धीरे धीरे बनने लगा है। जी चलिए, उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हम आगे चुनाव में जाएंगे थोड़ा मौसम वहाँ ठंडा हो और चुनावी मौसम जो है उसमें गर्मी भरे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत व्यास जी। हर्षा, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि इस चुनाव में आगे भी इसी तरह से इस जो है हमारी विशेष कवरेज है उसमें आपसे लगातार इसी तरह बेखौफ बेतकल्लुक बातचीत होती रहे। तो आज इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी राजस्थान पे कवरेज लगातार जारी है, लेकिन मनोरंजन भारती को फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।